स्तुति लोधिया, उम्र 12 साल, सपना बैडमिंटन प्लेयर बनना। शगुन लोधिया, उम्र 16 साल, सपना फैशन डिजाइनर बनना। रिंकू लोधिया, उम्र 18 साल, सपना एयर होस्टेस बनना। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। आपका स्वागत करती हूं क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में। कहा जाता है कि माहौल बदल रहा है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो ये टीवी में, सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है। असल में ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कई मानसिकताएं पिछड़ी हुई हैं? कई बार लड़कियां समाज के इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो औरों की सड़ी गली सोच को नहीं बदल पाती। और ये उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये औरों के गुनाह हैं जो उनके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। कई बार लोग इसे कड़वा सच बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन असल में हमारी खामोशी विषैलेपन को बढ़ा देती है। थामनी स्तुति, चलो ना दीदी। क्यों स्तुति? वेट कर, ये वाला डिजाइन तो पूरा हो जाने दे। अरे सो अच्छे शगुन, क्या बातें चल रही दोनों बहनों में, मुझे भी बताओ। और हाँ, तेरा डिजाइन पूरा हुआ कि नहीं? ये देखो माँ, मैंने यहाँ पर बटन के बदले ये लगा दिया। कैसा लग रहा है? दिखा? वाह शगुन, बहुत सरस। अरे इतना पक्का काम करना सीख लिया तूने इतनी जल्दी। देखना माँ, मैं बड़ी होकर एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। ये बड़ा बुटीक होगा मेरा। जरूर होगा बेटा, जहाँ चाह होती ना वहीं राह होती है। और पता है, जो मेहनत करते हैं ना उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। और पता है तुझे, तेरा ये जो मेरी काम तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं करता है। देखो, नानी माँ बोली, मुंह क्या टेढ़ा हो रहा है? हाँ, अरे बेटा मेरा, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है ना तुझी से, समझी? और माँ के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। रिंकू दीदी कहाँ है? बाय। ठीक है, तेरे मेरे बीच में ना ये कबाब में हड्डी नहीं चलेगी। लेकिन लव ट्रायंगल वाली स्टोरी ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत खून खराबा होता है इसमें। गोपाल देख, अपनी हद में रहे, वरना वरना क्या? देख, अब इतने नखरे मत दिखा, तुझे अगवा करना पड़ जाए, समझी? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे से ऐसी हरकत की ना तो जेल मोकली देश, समझे? चलो दीदी। क्या जरूरत थी तुझे उस लड़के को थप्पड़ मारने की? हाँ, अरे ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, ना कि सरेआम तमाशा करना चाहिए। और तू रिंकू, आज भी कॉलेज से लेट क्यों? माँ वो, अरे शू थयु अनीता, क्यों बच्चियों को डांट रही है तू? क्या बोलूं मैं दीदी आपको, जवान लड़कियों को पालना ना पहाड़ चढ़ने जैसी बात है। आए दिन कुछ ना कुछ करके ही आना है। आज किसी को थप्पड़ मार के आ गए, ये सब क्या है दीदी? डर लगा रहता है मुझे, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए तो। अनीता, आटली बड़ी चिंता नहीं कर। अरे હું તો ભૂલી જ ગઈ। અરે મુંહ મીઠા કરો સબ। अरे बहुत मोटी खुशखबरी छे। खुशखबरी? अरे मेरी बड़ी बेटी राधिका का रिश्ता पक्का हो गया। क्या? तो मैं दो खाऊंगी। ले ले। अरे वाह दीदी, सच्ची में इतनी अच्छी खबर सुनाई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं ना दीदी सोच रही हूँ ना, जल्दी से रिंकू के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। नहीं? हाँ। क्यों माँ, मैं बाहर लगती हूँ आपको? अरे बेटा, तेरी माँ का वो मतलब नहीं था बेटा। लेकिन मासी, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे पहले एयर होस्टेस बनना है। वो सारी चीजें एक तरफ है रिंकू, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अरे ये रिंकू, रिंकू, रिंकू रिंकू दरवाजा खोल। स्तुति, शगुन, रिंकू, खाना बना दिया है मैंने, ठीक है? खा लेना टाइम से।
जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आऊंगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, तू क्या करेगी वहां जाके? और वैसे भी कल शाम को लौटूंगी मैं, तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? अरे रिंकू सुन ना, जाने से पहले कोई माँ को बाय बोलेगा या नहीं? माँ आप जाइए, मैं देख लूंगी। बाय मम्मा। बाय बाय बेटा। અરે આ તો બહુ ઈઝી છે જો 5 ને કેટલા થાય 6 4 ને 2 પણ 6 3 3 પણ 6 2 ને 4 પણ 6 1 ને 5 પણ 6 સિમ્પલ 6 6 6 ઈઝી છે ને ચાલો આપણે નેક્સ્ટ કરીએ ઓકે हेलो कहाँ हो मैं तो दिल्ली में हूँ रिंकू बेटा। पप्पा। तुमको क्या लगा मैं सूरत आ गया? अरे नहीं पापा, वो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? हाँ पापा, मैं अच्छी हूँ। आप कब आ रहे हो? स्तुति बेटा। शगुन बात कर रही हूँ ना। पहले मुझे बात करनी है ना पापा मुझे से। बात करनी है। अरे तुम लोग झगड़ो मत, मैं सबसे बात करूंगा। पहले ये बताओ मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी तो बुटीक का सामान लेने राजकोट गई हैं। क्या मतलब तुम लोग घर में अकेली हो क्या? देखो तुम लोग ध्यान से रहना, ठीक है? हाँ पापा, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। गुड नाइट, बाय। दीदी मुझे पापा से और बात करनी थी। कल कर लेना, अभी बहुत रात होगी, तुम लोग चलो सो जाओ चल के। हाँ। अरे वो सब रहने दो ना, ये सब सुबह कर लेना, अभी अभी सो जाओ, बहुत रात होगी। चलो 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 चलो। अरे Number you have called is currently switched off. नंबर भी बंद है। बिट्टू। हाँ आंटी। बेटा स्कूल गए थे आज? हाँ। अच्छा ये स्तुति, शगुन दीदी, रिंकू दीदी कहाँ है, कुछ पता है? मालूम नहीं आंटी, लेकिन हाँ जब मैं शगुन दीदी और स्तुति के साथ आ रहा था स्कूल से, तब हमें रास्ते में रिंकू दीदी मिली थी। अरे शगुन स्तुति आ गए तुम लोग। एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ दीदी? अरे वो सब बताती हूँ। एक काम करो, ये बैग में बिट्टू को दे दो, ये घर के बाहर रख देगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। ये लो, ये ना घर के बाहर रख देना, ठीक है? ये रिंकू कहाँ ले गई इन दोनों को? मुझे नहीं मालूम आंटी। उमंग, आधी उम्र तो तूने शादी किए बिना ही निकाल दी। तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है जो। अरे कवारा रहेगा तो बूढ़ापा कैसे निकलेगा? क्या आरती बहन आप भी, अब उसके बारे में अभी से क्यों सोचूं? जब बूढ़ापा आएगा देख लेंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, स्तुति, शगुन और रिंकू यहाँ आए हैं क्या? ना અહીંયા નથી આવી। हे भगवान, दीदी ये तीनों लड़कियों का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, सबसे पूछताछ करके देख ली लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अनीता आटली बड़ी चिंता नहीं कर, ये समझदार लड़कियां है, कहीं घूमने चली गई होगी, आ जाएगी। हाँ अनीता, कुछ पता चला उनका? नहीं, आरती दीदी के यहाँ भी नहीं है। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, उन्हें अकेला छोड़कर मत जाया करो। लेकिन तुम कल रात से गायब थी। अरे लेकिन दोपहर तक तो साथ थी ना तीनों। स्तुति और शगुन स्कूल भी गई थी, फिर रिंकू रास्ते में मिली दोनों को, फिर
दोनों रिंकू के साथ कहाँ गई कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है अब रो मत, हिम्मत से काम रखो, ढूंढो उनको। सुनो, आज रात की कोई भी ट्रेन मिल जाती है तो मैं कल तक सूरत पहुंच जाऊंगा, ठीक है? तो यही आपकी बड़ी बेटी रिंकू है ना? आपकी छोटी लड़कियों को यही लेके गई है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन सर दोपहर से शाम हो गई है, इन लोगों का कोई अता पता नहीं है और रिंकू का फोन भी बंद आ रहा है। हो सकता है तीनों बहनें कहीं फिल्म देखने गई हों और आप लोग यहाँ बेकार में परेशान हो रही हैं। आप लोग घर जाइए, घूम फिर के आ जाएंगी तीनों। नहीं सर मेरी बेटियां इतनी देर तक मुझे बिना बताए नहीं रहती कभी भी बाहर। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कल से आप यहाँ थी नहीं। मैं मेरे काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन सर यही तो प्रॉब्लम है, पहले ध्यान रखो मत, बाद में आ जाओ पुलिस को परेशान करने के लिए। अरे इतनी फिक्र थी आपको, छोड़ के गई क्यों थी तीनों को? सड़क पे छोड़ के नहीं गए थे, घर पे छोड़ के गए थे। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आवाज नीचे करके बात कीजिए हमसे। ठीक से आप भी बात नहीं कर रहे इंस्पेक्टर, मैं यहाँ वार्ड कमिश्नर के ऑफिस में काम करती हूँ। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आप वहाँ काम करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग का हो गया है, जाइए यहाँ से। अरे सर, अरे बाप रे, हमारे पास और भी जरूरी सरकारी काम है। क्या बात कर रहे हैं? चलो आगे। अनीता, संभाल तारी जात में। अनीता, क्या कह रही पुलिस? हाँ? क्या कहेगी, एफआईआर भी नहीं लिखी उन लोगों ने। पता नहीं शोभित हमारी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। एक मिनट पीछे रहिए, लाश को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप लोगों की वजह से मेरे बेटियों की जान गई है, तारे से भी भगा दिया था आप लोगों ने। ये जिम्मेदारी निभाई आप लोगों ने। संभालो इनको, आप लोगों की वजह से। बस मारो नहीं तो। क्या आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी? क्या आप लोगों का? पुलिस प्रशासन, हाय हाय! पुलिस प्रशासन, हाय हाय! पुलिस प्रशासन, हाय हाय! ए, लेके चलो बॉडी लेके चलो। हाथ नहीं लगाना मेरी बेटियों को, हाथ नहीं लगाना मेरी बेटियों को। नहीं खो चुके हैं हम। अब हमारी बेटी रिंकू को ढूंढ के लाके दो। हम अपने सपने पूरे करने के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने हालातों से लड़ सकते हैं। सुती और शगुन भी अपने अटूट हौसले से जीत सकती थी, जिसने इन बच्चियों के सपनों को कुचल के रख दिया। क्या ये कोई बदले की कहानी थी? क्यों हुए ये निर्मम अपराध? इस केस की सुर्खियां न्यूज चैनल्स में, अखबारों में हमेशा की तरह छा रही थी और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बदलकर क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिया गया था। लेकिन आमतौर पे इस तरह के जुर्म की कहानियां जद्दोजहद भरी होती हैं, मुश्किलों से इंसाफ मिलता है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि रिंकू शगुन और स्तुति को कहाँ लेकर गई थी, जिसके बाद से रिंकू गायब है और शगुन और स्तुति की लाशें। हम भी तब से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन हम यहीं पहुंचे थे, शगुन दीदी और स्तुति के साथ। रिंकू दीदी आई और उन्हें लेके चली गई। मालूम करो, इस डायरेक्शन में जाते हुए ने किसी और ने देखा है क्या?
और अगर कहीं कोई सीसीटीवी मिले तो उस दिन की फुटेज निकालो और चेक करो। ओके मैम। सर, स्तुति और शगुन को तो हमने खो दिया, लेकिन हमारी रिंकू सही सलामत पहुंचा दीजिए बस हमारे पास। चुप हो जा। हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आपकी बेटी को ढूंढने में। जब किसी पर शक है आप लोगों के जो आपकी बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर। एक लड़का है सर, 1 नंबर का आवारा लड़का है सर वो। कुछ दिन पहले मेरी बेटी रिंकू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी उसने, और इसके लिए शगुन ने उसे थप्पड़ भी मारा था। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे से ऐसी हरकत की ना तो जेल मोकली देश। चलो दीदी। रिंकू कहाँ है? कहाँ है रिंकू? मुझसे क्यों पूछ रहा है? और पूछना तो उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए सर, वही कमीना ये कांड किया है। रिंकू का बॉयफ्रेंड कौन? सर नाम तो नहीं पता, पर हाँ रिंकू को उसके साथ बहुत बार देखे। सर रिंकू उसकी बाइक पर बैठ के आती थी, और उसकी बहन शगुन ने जैसे मुझे थप्पड़ मारा था वैसे उस लड़के से भी बहुत चिढ़ती थी। उस लड़के की वजह से दोनों बहनों में बहुत झगड़े होते थे सर। बाय। दीदी, आपने मुझसे बोला था कि आप उस लड़के से कभी नहीं मिलेंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या शगुन, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ये मेरी लाइफ है, मैं किससे मिलूंगी किससे नहीं मिलूंगी मैं डिसाइड करूंगी, तू नहीं समझी? ठीक है, फिर मम्मी आपसे बात करेंगी। शगुन मेरी बात सुन। पता करो रिंकू का वाकई में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? शबरी गोपाला में घुमा रहा है। राइट सर। क्या हुआ माँ, बहुत चुपचाप लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट ज्यादा है आज। ना मम्मा, हम आपकी मालिश कर देते हैं। अच्छा, और मैं पैर दबा देती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको सिर्फ विटामिन ए की कमी। अरे मैं आपके लिए टैबलेट लाऊं? हाँ, मुझे पता नहीं था इतने सारे डॉक्टर्स हैं। हाँ, क्या है ये? तुम लोग को पता है मेरा टॉनिक क्या है? क्या? तुम तीनों जल्दी से गले लगो मेरे, तो मुझे पूरी एनर्जी वापस मिल जाएगी। अब रोने से क्या फायदा? पछताने से हमारी बच्चियां तो वापस नहीं आ जाएंगी। मैं उनको यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी बच्चियां। शोभित, तोशी आप भी हैं। मेरी बच्चों को पैदा करके छोड़ने के अलावा आपने किया क्या उनके लिए? अरे उन्हें जब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब आप नहीं थे उनके पास। आपके गैर जिम्मेदारपन की वजह से मेरी बच्चों ने भुगता। जिम्मेदार आप भी हैं। सर, शगुन और स्तुति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, दोनों के इंटरनल ऑर्गन्स पे इंजरीज के मार्क्स हैं। पहले दोनों का रेप किया गया। रिंकू की कोई लीड? नहीं सर, और ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि रिंकू उस दिन अपनी दोनों बहनों को लेकर कहाँ गई थी। सर, रिंकू का फ़ोन उस दोपहर उसी के घर के एरिया में बंद हुआ था, और सर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में कार्तिक नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर, ये कार्तिक है। सर, हत्या के 1 दिन पहले रात के वक्त इसका फ़ोन रिंकू के घर के एरिया में ही एक्टिव था, और रिंकू और कार्तिक लगातार टच में थे। सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स देखे तो ऐसे लग रहा है कि शायद दोनों का अफेयर हो। रहता कहाँ है कार्तिक? संगम विहार। सर, मैंने एक टीम को वहाँ पे भेज दिया है। कार्तिक का है और उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप लोगों को गलतफहमी हो। मतलब आप जानते हैं वो कहाँ है? उसे कहिए कल तक थाने में हाजिर होने के लिए, वरना उसे बचाने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर दूंगा।
क्या कह रहे हैं सर? नहीं, रिंकू का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता सर। इसका नाम कार्तिक है। रिंकू का और इसका लगभग रोजाना मिलना होता था। आपने इस लड़के को कभी रिंकू या घर के आसपास देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा इसे। लेकिन शगुन और स्थिति की मर्डर की पहली वाली रात को भी इस लड़के का फोन इसी एरिया में एक्टिव था। सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा कभी। और मैं तो उस रात घर पर भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, ये लड़का आपके एब्सेंस में यहाँ मिलने आया। सर, मैंने इस गोपाल को कार्तिक की फोटो दिखाई। उसका कहना है कि वही लड़का है जिसकी वजह से रिंकू और शगुन के बीच में झगड़े हो रहे थे। और सर, शगुन रिंकू को ये धमकी दे रही थी कि वो उसका ये राज अपनी माँ को बता देगी। लेकिन रिंकू की माँ का तो कहना है कि उन्हें रिंकू के अफेयर के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। सर, हो सकता है कि रिंकू को इस बात का डर था कि शगुन ये राज अपनी माँ को बता देगी। शायद इसीलिए कार्तिक और रिंकू दोनों मिलकर भाग गए और उन दोनों ने रिंकू की दोनों बहनों का रेप भी हुआ है। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि कार्तिक की रिंकू की दोनों बहनों पे भी नजर हो। कैसे भी करके हमें इस कार्तिक को ढूंढना होगा। फिलहाल ये कार्तिक इस केस में राजदार नजर आ रहा है। बेटा, मैं तेरे सपनों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बस डर लगता है। डर तो मुझे आपसे लगने लगा है। आप सिर्फ कहने के लिए बोलती हो कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन सच तो ये कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। इसके लिए पापा ने भी आपको। बस रिंकू, क्या हुआ? सच नहीं सुन सकती ना आप? तो मैं भी आपके फैसले बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। बस करो दीदी, वरना क्या? बता देगी? बता दे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप लोग खामा मुझ पर शक कर रहे हैं सर। सर, मैं भागा नहीं था, हूँ तो हमारा मामा ना घरे गए तो सर। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे, तो मैं सीधा आप लोगों के पास चला आया। बड़ी सफाई से झूठ बोल लेता है तू। ना सर, वो झूठू नहीं बोलता। मैं मानता हूँ कि मैं और रिंकू हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। 10 तारीख को रिंकू अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर तेरे पास आई थी। ना सर, रिंकू अपनी दोनों बहनों को लेकर मेरे पास क्यों आएगी? लेकिन 9 तारीख की रात को तो तू रिंकू से मिला था। हाँ सर। नहीं, कॉल रिकॉर्ड्स दिखाएं कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी देर रात को। रिंकू की मां अनीता की एब्सेंस में कुछ आया याद या फिर याद दिलाएं? नहीं सर, याद आया मुझे। मैं गया था वहां पर, वो रिंकू ने मुझे। क्या हुआ? यार रिंकू, मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया? कार्तिक, मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं और शायद राजकोट भी वो मेरे लड़का देखने ही गई हैं। अगर उन्होंने मेरी शादी की ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। एक काम करते हैं, तुम ना मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं कार्तिक, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने कहा ना, मुझे एयर होस्टेज बनना है। आई नो रिंकू, लेकिन तुमने तो मुझे अभी बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। फिर क्या तुम एयर होस्टेज बन पाओगी? दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिर जाओगे। मम्मी के एब्सेंस में आप इसके साथ। वो मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, अभी तुम जाओ यहाँ से। रिंकू, अभी तुम जाओ यहाँ से। सर, फिर मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम सर। और अगले दिन भी मेरी रिंकू से कोई बात नहीं हुई थी सर। आप चाहे तो चेक कर ही सको। चाहता ये तो प्लानिंग थी तेरी। रिंकू की छोटी बहन शगुन के साथ तेरा 36 का आंकड़ा था। इसलिए रिंकू को पाने के लिए तूने। रिंकू को पाना जरूर चाहता था, लेकिन किसी गुनाह के रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि प्यार से। सर, मारो विश्वास करो था मैं साचू कशु नहीं करो। सर, ये कार्तिक तो गोपाल से भी डेढ़शाना लग रहा है। खुद थाने आके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पता करो, हत्या वाले दिन से लेकर अब तक ये कार्तिक था कहाँ? और गोपाल के खिलाफ कुछ बोला? नहीं सर, ना गोपाल कुछ बोल रहा है, ना उसके दोस्त कुछ उगल रहा है। सर, ज्योति नगर पुलिस को उनके एरिया में रिंकू की लाश मिली।
स्तुति लोधिया, उम्र 12 साल, सपना बैडमिंटन प्लेयर बनना। शगुन लोधिया, उम्र 16 साल, सपना फैशन डिजाइनर बनना। रिंकू लोधिया, उम्र 18 साल, सपना एयर होस्टेस बनना। ये तीनों ही लड़कियां बहुत ही एम्बिशियस थी। जिस माहौल में ये पढ़ी बढ़ी, उसके हिसाब से इनके सपने बहुत बड़े थे। हो सकता है किसी को इन बच्चियों के सपनों से जलन हो, इनकी फैमिली से दुश्मनी हो, जो इनका रेप और मर्डर करके निकाली गई। सर लेकिन अनीता और शोभित ने गोपाल के अलावा किसी और पे शक नहीं जताया। यही तो मुझे भी खटक रहा है। जिस तरह से इन तीनों बच्चियों को रेप करने के बाद मारा गया, ये गहरी रंजिश की तरफ इशारा करता है। और अभी तक हम ये तक नहीं पता कर पाए हैं कि रिंकू अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर गई कहां थी। विरल, हमें इस फैमिली के दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबको खंगालना होगा। जी सर। क्यों मारा मेरी बेटियों को? हाँ, क्यों मारा मेरी बेटियों को? मुझसे दुश्मनी थे ना, मुझे मारता था। उनका क्या कसूर था? उनको क्यों मारा है? मेरी बेटियों को मारा, क्यों मारा मेरी बेटियों को? सर, मैंने बच्चियों की फैमिली के बारे में पता किया। बच्चियों का फादर शोभित पिछले 8 साल से दिल्ली में रह रहा था और इन 8 सालों में वो कभी वापस लौट के नहीं आया। लेकिन बच्चियों के गायब होने के बाद अचानक से वापस आ गया। और सर, अनीता पास ही के मोहल्ले में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 6 साल से वो भी अपनी बेटियों के साथ अलग रह रही है। अनीता ने अपना ससुराल क्यों छोड़ा? कोई खास वजह? सर, मैंने खबरियों को इस काम पे लगाया है, लेकिन सर वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी। अनीता की बेटियों के मरने के बाद अनीता के ससुराल वाले एक भी बार उसके पास नहीं गए। ये दोनों पति पत्नी ना अपने अंदर कुछ छिपा कर बैठे, इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे। चलो एक बार अनीता के ससुराल वालों से मिलते हैं। जी सर। अगर मेरे हाथ पैर ठीक होते तो मैं खुद अनीता और शोभित से मिलने चला जाता था, लेकिन बेटा तू तो ठीक है ना, तुझे जाना चाहिए उससे मिलने। अरे पप्पा, प्रवचन देना बंद कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। सामना बेटा, तारा मोटा भाई छे, एक बार जई आओ। सुनो, अब बाहर पुलिस आई हुई छे। हम घर गए थे आपके फादर ने कुछ बताया हमसे? आप क्या पता है सर आपको? यही कि आप काम के चक्कर में बाहर चले गए थे और आपके बाहर जाने के बाद अनीता जी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। वो ससुराल छोड़ कर यहाँ आ गई रहने, जबकि ससुराल पास में ही है। आपके जाने के बाद उनके लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अच्छा अनीता जी, किस बात को लेकर आपकी ऐसी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था कि आप अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गए? ऐसा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं थी, वो बस। क्या वो? मतलब छोटी मोटी बात में कहा सुनी होती है, बस वैसी। ठीक है। अब जितना यहाँ रुकोगी ये हमारा इतिहास कुरेदते रहेंगे। अब भी वक्त है, चलो मेरे साथ दिल्ली। इन दोनों के हाव भाव को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को छिपा रहे हैं हमसे। इन्होंने अपनी 3 बेटियों को खोया है, सख्ती करना तो इनके साथ ठीक नहीं होगा। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो। इन दोनों के पास की एक डिटेल चाहिए मुझे। कितनी बार की तुझे कि एडल्ट डायपर पहना करो, लेकिन नहीं, पता नहीं और क्या क्या बकवास झेलना पड़ेगा मुझे इस घर में। ये साफ सफाई करने के लिए आई हूँ मैं। अबे मारी नाक ना मुझे, मारी डाल, जैसे अनीता के बेटियों को बाद में। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं जो मन में आ रहा है। क्या हुआ? क्या किट लगा रखा है? जो तुम्हारे पापा ने कही थी। देखो लोग देख रहे हैं वहां बाहर। हमसे ये बताइए कि आप हमसे छिपा क्या रहे हैं? वो सब मैं सब तुझसे डरने वाला नहीं हूं मैं। अब
ये बोझ लेकर मरूंगा भी नहीं, सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं। रामचरण जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सच बोलिए, पुलिस आपके साथ है। अनीता ने मेरी बहुत सेवा की थी सर, इसलिए मैंने सोचा था ये सब कुछ अनीता और उसके बेटियों के नाम कर दूंगा। लेकिन शोभित के दिल्ली जाने के बाद अनीता और उसकी दोनों बेटियां इनकी नजर में चुभने लगी थी। चुप कर, पहले भी उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी तुमने। अरे शुद्ध थयो, बच्चे इतनी वोमिट क्यों कर रही है? मैंने नहीं खबर, जाके पूछ लो क्यों वोमिट कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? सर, पापा और अनीता भाभी को गलतफहमी हो गई थी सर। हाँ सर, मैं तो खुद डॉक्टर को लेके आया था इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने खुद बोला था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनको उल्टी हुई है, लेकिन अनीता भाभी और पापा मानने को तैयार ही नहीं है और अनीता भाभी घर छोड़ के चली गई। जब वो घर छोड़ के चली गई, उसके बाद तुमने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें, इनको बेदखल कर दें, यही हुआ ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पापा ने तो खुद शोभित भाई को जायदाद से बेदखल कर दिया था और शोभित भाई तो खुद अनीता भाभी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? सर, शोभित भाई का यतिन नाम के आदमी की बीवी के साथ चक्कर चल रहा था। उन्होंने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बीवी की तरफ दोबारा आंख उठाई ना, छोड़ी क्यों तमाशा कर रहे हो? छोड़ी छोड़ी। हाँ साहब, ये बात सच है कि शोभित की हरकतों की वजह से हम बहुत परेशान थे, लेकिन यतिन भी कोई सीधा आदमी नहीं है। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी गायब हो गई थी। लोगों का मानना है कि यतिन ने ही अपनी बीवी को जान से मार दिया था। हाँ सर, यहाँ तक कि वो यतीम तो अनीता भाभी, उनकी बेटियाँ और हम सबको मारने के लिए यहाँ गया था। इसीलिए तो पापा ने शोभित भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। सुनो अनीता, जल्दी करो। हाँ, 4 घंटे के बाद दिल्ली की ट्रेन है। मैं एक काम निपटा के आता हूँ, तुम पैकिंग करके रेडी रहना, ठीक है? सर, अनीता ने हमें बताया कि शगुन और स्तुति के मर्डर के एक दिन पहले वो राजकोट में थी, लेकिन उसका फोन तो बड़ौदा में एक्टिव था। What? जी सर। और सर, अनीता को एक उमंग नाम के आदमी का अक्सर कॉल आता था और सर, उमंग की फोन की लोकेशन अनीता के साथ बड़ौदा में ही एक्टिव थी। ये उमंग है कौन? सर, उमंग अनीता की बड़ी बहन आरती के यहाँ पे काम करता है। और सर, हमें एक और बात पता चली है, यतिन की बीवी काफी टाइम से गायब है और इसकी भी भनक मिली है कि यतिन की बीवी का शोभित के साथ अफेयर था और कुछ टाइम पहले शोभित ने यतिन के साथ मारपीट भी की थी क्योंकि उसको शक था कि यतिन ने उसकी बेटियों को मारा है। ये बात ना तो हमें शोभित ने बताई और ना ही अनीता ने। और अनीता ने हमें ये तक नहीं बताया कि अनीता ने उसकी बेटियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। और अब अनीता का उमंग के साथ अफेयर होने का क्लू मिल रहा है। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? सर, मैं आरती दीदी से मिलने उनके ऑफिस जाया करती थी, इसलिए इन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुमने हमसे पहले कहा कि तुम राजकोट गई थी। बाद में हमें पता चलता है कि तुम उमंग के साथ बड़ौदा में थी और वहां पर एक साथ एक ही होटल के एक ही रूम में रुके। अब ये बिल्कुल मत कहना कि तुम लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सर, रिश्ता दोस्ती का है। शोभित ने कभी मेरी फिक्र नहीं की। मुझे मेरी बेटियों के साथ अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया और फिर बरखा की वजह से मुझे मेरी बेटियों के साथ अकेले रहना पड़ा। और एक अकेली औरत पर हर कोई नजर गाड़ता है सर। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक दिन आरती दीदी के ऑफिस में सब रैली में गए हुए और फिर उमंग जी ने मुझे बचाया। आरती दीदी भी वहां आई और फिर कुंदन को जेल भिजवाया उन्होंने। सर, वो कमीना आज भी जेल में है। लेकिन क्या? क्या लेकिन? वो जेल में है ये बोल के साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटियों को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था
इसलिए तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? शोभित के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शोभित का यतीम की बीवी के साथ अफेयर था? मुझे ऐसा लगता था, लेकिन शोभित हमेशा यही कहते कि उनका कोई चक्कर नहीं था। लेकिन उन्हें शक था कि यतीन ने कहीं मेरी बेटियों को। शोभित कहाँ है भैया? ये सुमन का घर है जो मुंबई में रहती है। अब आप यहाँ पे क्या लेने आए? सुमन का 4 दिन पहले मुंबई में मर्डर हो गया। मुंबई पुलिस को जब उसकी पहचान पता चली तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। ये सब अचानक कैसे हो गया? हेलो, सर, शोभित के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने। शोभित दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहता है अपनी दूसरी बीवी के साथ। दूसरी बीवी? जी सर। और सर ये दूसरी बीवी और कोई नहीं बल्कि यतीन की वाइफ प्रभा है। और सर अनीता की मर्डर वाली रात शोभित ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। शोभित को यहाँ उठा के लाओ। प्रदीप, उमंग, यतीन, इन सबको हाजिर करो। इन सबके पास अनीता की बेटियों को मारने का मोटिव है। इन सबसे सख्ती से पूछताछ करनी होगी। तुझे पता था कि शोभित तेरी बीवी प्रभा के साथ दिल्ली में रह रहा था, तो तूने उसके पूरी परिवार को यहाँ खत्म कर दिया? नहीं मैडम, मारना होता तो मैं शोभित तो प्रभा को मारता। उनके परिवार से मेरी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी बेटियों के साथ जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ था भी नहीं सर, मैं तो दिल्ली में था सर। देखिए मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते अनीता की मदद की थी। मारा कि मैंने अनीता और उसकी बेटियों का हक छीना है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अनीता की बड़ी बहन आरती की बेटी सुमन का मुंबई में मर्डर हुआ है। व्हाट? जी सर। सर सुमन आरती की छोटी बेटी है और मुंबई में मेड का काम करती थी। यहाँ अनीता और उसकी 3 बेटियों का मर्डर हो जाता है और वहाँ मुंबई में अनीता की ही बड़ी बहन आरती की बेटी का मर्डर होता है। इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। सुमन मर्डर केस की एक डिटेल चाहिए मुझे। राइट सर। सर ये देखिए, यही वो आदमी है जो सुमन का पीछा करते हुए दिखाई दिया था। इस आदमी की फोटो अनीता और उसकी बेटियों से जुड़े सभी लोगों को दिखाओ। पता करो उनके साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या? जी सर। क्या तुम इसे जानते हो? बताता हूँ साहब, मैंने कुंदन भाई के कहने पर सुमन को मारा था साहब। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं पता किया हमने। काफी समय से पैरोल पर बाहर था और जगताप ने हमें यह भी बताया कि उसने तेरे कहने पर सुमन को मारा है। अब ये बता, तूने सुमन को क्यों मरवाया? आरती और उसकी बेटियों को क्यों और किससे मरवाया? हाँ, मैंने मरवाया सबको। क्यों? दरअसल ये सब कुछ गलतफहमी से शुरू हुआ था। शोभित ने शहर में उमंग को बताया कि उसे एड्स है और उमंग ने मुझे आके बताया, तो मैंने उमंग को मना किया किसी को भी ये बात बताने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी राधिका की शादी तय हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात पता चले। इसीलिए मैंने चारों को मरवाने का सोच लिया और कुंदन को भी मैंने ही पैसे दिए थे। मैं एक साथ चारों को मरवाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनीता घर पे नहीं है। और मैं रास्ते में रिंकू से मिली और फिर रिंकू अपनी बहनों को बुला कर लाई। फिर मैं उन लड़कियों को आगे ले गई जहां मैंने उन लड़कियों को कुंदन के हवाले कर दिया, लेकिन कुंदन ने उनका रेप भी किया और बड़ी बेटी को अपने पास रख लिया, अय्याशी की। और फिर मेरे डांटने पर कुंदन ने रिंकू को भी मार डाला और उसके बाद अनीता को भी मरवाया। अपनी खुद की बेटी सुमन को क्यों मरवाया?
कि शोभित की एड्स की बात छुपाने के लिए मैंने ही लड़कियों को मरवाया था, लेकिन मुझे डर था कि सुमन किसी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। एक औरत, एक मां के नाम पर बदतुमा दाग हो तुम मेरी नजर में। वो जीवन ही क्या जो डर डर के जिया जाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके आगे इंसान बेबस होता है, जैसे HIV, एड्स। अगर इंसान को बात बात पे समाज से बहिष्कार का डर रहेगा तो आमतौर पे वो उसे छुपाने के लिए गलत रास्ते पे ही अग्रसर होगा। ये गलत मानसिकता ही असल में सबसे बड़ी बीमारी है जो एक साधारण सी औरत आरती को इतना बड़ा क्रिमिनल बना सकती है। लेकिन इस पागलपन से आरती को क्या मिला? उम्र भर की कैद। हमें इस बीमार मानसिकता से खुद को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि मानसिकता बदलेगी तभी समाज बदलेगा। जी गिरीश पाठक जी क्या जो लाइन है? क्या अरे अरे सर रुकिए तो सही। किया क्या इन्होंने? बलात्कार और खून। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। औरतें भी बाहर निकलकर काम कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, पर औरतों के साथ हो रहे क्राइम्स भी उतने ही इजाफे पर हैं। सोचिए, जब एक बेटी जन्म लेती होगी तो औरतों के साथ हो रही इन जुर्मों की कहानी को देखकर एक माँ के दिल में कितनी दहशत पैदा हो जाती होगी। औरतों के साथ हो रहे रेप, अत्याचार और मॉलेस्टेशन को देखते हुए कुछ परिवार अपनी बच्चियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। हमारी आज की कहानी मीरगंज, उत्तर प्रदेश की है, जहां एक परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए, पर उसका अंजाम वैसा था नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। हेलो सर, हमारे थाने के पास एक लाश पड़ी है। लड़की की उम्र कुछ 15-16 साल की ही है। सर, राहुली जरा आसपास चेक करो। सर तेरे आसपास का पूरा इलाका देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। क्या ज़माना आ गया, भला बताओ, अब तो पुलिस स्टेशन के बाहर भी मर्डर होने लगे हैं। हमें तो लगता है कि अगली बार कहीं थाने का भीतर ना हो जाए। हो सकता है। चल निकल निकल चल। हाँ निकल। सर, लड़की की हालत देख के लगता है उसके साथ रेप हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सारी मिसिंग कंप्लेंट देखो, शायद लड़की की कोई डिटेल्स मिल जाए। सर क्या हुआ सर? थाने के बाहर जो दो लोग बातें कर रहे थे, अब तो पुलिस स्टेशन के बाहर भी मर्डर होने लगे हैं। मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही। थाने के सामने लाश का मिलना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। सर, कातिल जो कोई भी है, उसने ऐसे करके बहुत बड़े वाला रिस्क लिया। अगर एक कातिल चाहता ताकि शिनाख्त ना हो पाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्यों? सर, मुमकिन है कि ये लड़की मीरगंज की हो ही ना। ऐसा लगता है ये कातिल मिसाल बनाने के लिए हमें चैलेंज कर रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। सर, जो जानकारी मिली है उस हिसाब से मीरगंज, यहाँ तक कि बरेली में भी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं है 15-16 साल की लड़की। 24 घंटे और इंतजार करते हैं। जी सर। हमारा बेटा धीरज कल से लापता है सर, उसे ढूंढ दीजिए सर। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। उसे नहीं मिला है सर। साहब, हमारा नाम मुकेश मिश्रा है और ये हमारी पत्नी सुमन। हम लोग गोमती नगर में रहते हैं। हमारा 12 साल का एक बेटा है धीरज। ये उसका फोटो है साहब, ये कल से लापता है साहब। धीरज के पास कोई फोन है? नहीं सर। सर, हमको लगता है कि वो
वो सूरज के साथ कहीं भाग गया है। कौन सूरज? सर एक मिनट, क्या आप सूरज गौड़ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप सूरज को कैसे जानते हैं? सर ये देखिए, सूरज गौड़ की माँ सरोज गौड़ कल रात को 3 बजे यहाँ पे आई। साहब हमारा बेटा सूरज आज शाम को 6 बजे मार्केट के लिए निकला था कुछ सामान लाने के लिए, अभी तक लौटा नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया, आप मदद कीजिए, कहीं उसके साथ कुछ। देखिए आप शांत रहिए, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। लेकिन साहब उसका तो बस एक ही दोस्त है, हमारे पड़ोसी का बेटा धीरज। सूरज के पास कोई मोबाइल है? नहीं। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, सूरज और धीरज दोनों दोस्त हैं। सुनिए, अगर सूरज गायब है तो सरोज ने हमें क्यों नहीं बताया? वो हमें भी तो यहाँ पे ला सकती थी ना। बताना तो चाहिए था। अच्छा, ये धीरज जा कहाँ सकता है? आपने अपने रिश्तेदारों से या उसके दोस्तों से पूछा है? हाँ साहब, हमने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, वो दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मालूम। साहब सूरज और धीरज दोस्त थे और सूरज भी गायब है, तो हो सकता है दोनों साथ में ही हो। घर में कोई बात हुई थी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई अनबन जिस वजह से धीरज ने घर छोड़ दिया हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अपने बेटे के फोटो और सारी डिटेल्स इनके पास लिखवा दीजिए। सर इसकी कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। सर एक लीड है, इस लड़की के कुर्ते पर एक टेलर का टैग, सत्यम टेलर्स, और इसी नाम का टेलर शॉप आनंद नगर बाजार में भी है। इसका मतलब ये लड़की किसी आसपास के एरिया की है। जरा इस टेलर से बात करो। ये कुर्ती इसी दुकान की है ना? हाँ हम फोन करते हैं। हाँ मैडम, लेबल तो हमारी दुकान का है और ये हमने ही सी है। क्या बात है मैडम? मर्डर का मामला है। किसने सिलाई थी ये कुर्ती? मैडम ये किसकी है कैसे बता सकते हैं, ये ऐसे अनगिनत हमने सी दी है। हाँ लेकिन रसीद तो कटाते होंगे। हाँ हाँ मैडम, ये देखिए है ना रसीद, और ये इसी साल का है। सीसीटीवी है? अब मैडम इस मंदी में न तो हमारा खर्चा निकल पाता है, ना हमारे ये जो कारीगर हैं उनका, कहाँ से लगाएं सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी अनिवार्य हुआ है, पता है ना तुमको, जल्द से जल्द लगाओ, जरूरी है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऊपर तक कि जिस लड़की की लाश थाने के सामने मिली है तक नहीं कर पा रहे हम लोग। हमारे मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है ये। आखिर ये लड़की है कौन? अरे सूरज की चलने की चाल तो देखो, कैसे मटक मटक के चल रहा है। अभी देखना सूरज शर्मा जाएगा। यार तुम लोग थकते नहीं हो क्या? रोज रोज एक ही बात, अकेला छोड़ दो उसे। ठीक है अकेला छोड़ देंगे, विद्या कसम छोड़ देंगे, पर हमारे एक सवाल का जवाब दिलवा दो इससे। हमें ये बताओ कि तुम हमारे साथ खड़े रहकर सोसो क्यों नहीं करते? अंदर टॉयलेट में क्यों जाके करता है? वो हमें टॉयलेट में कंफर्टेबल लगता है। तू क्या लड़कियों की तरह टॉयलेट में सोसो करने जाता है? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो कि हमारे पास नहीं है? छोड़ो उसे, परेशान मत करो। अमित भैया, पंकज भैया, वो लोग फिर उसे छेड़ रहे। हटो। चलो बस हो गया, निकलो अभी। सूरज, अरे ये तो भागता भी लड़कियों की तरह है। चल यार। सूरज रुको, सूरज रुको, तुम भूल जाओ उनकी बातों को। हम कैसे भूल जाए? अगर उन्हें सच पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम हैं ना। चलो अब रोना बंद करो। थैंक यू धीरज, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। धीरज अब जा, वरना सुमन आंटी डांटेंगी। डांटेंगी क्या? वो तो हमें मारने का बहाना ढूंढती है। धीरज आ रहा हूं ना, क्यों गला फाड़ रही हो? जाओ। आ गया हमारा बेटा, आजा, तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज है।
कैसे लगे नए कपड़े? मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? कितने अच्छे तो हैं। क्या हुआ? माँ, हम ये नहीं है। आखिर कब तक हम लड़का होने का नाटक करते रहेंगे? और आप कब तक हमें ये टाइट बनियान पहना के मेरी सच्चाई छुपाती रहोगी? माँ, छाती दुखता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और तो और स्कूल के लड़के भी नोटिस करते हैं कि हमारी बॉडी उनकी बॉडी से अलग है। हमें ये हवा छूने की कोशिश करते हैं, मेरी टांग खींचते हैं। माँ, हमसे ये लड़का बनने का नाटक अब और नहीं होता। बस कुछ महीनों की और बात है। तुम जैसे ही 16-17 साल की हो जाओगी ना, एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देंगे। बस कुछ समय और बर्दाश्त कर ले बेटा। माँ, और अगर हम खुद लड़का पसंद कर ले तो? तुमको कोई लड़का पसंद है? हाँ, 12वीं क्लास में एक लड़का है। देखो, हमको पता है तुम मनोज को पसंद करती हो, पर मनोज का क्या? काश हमको पता होता कि वो हमें पसंद करता है या नहीं। इसका एक ही उपाय है हमारे पास। क्या? तुम खुद उससे पूछ लो। तुमने उसको बता दिया कि तुम लड़की हो? नहीं माँ, अब तक नहीं। और तुम उसको बताओगी भी नहीं? नहीं, लड़का तो हम ही पसंद करेंगे तुम्हारे लिए, एक अच्छा सा लड़का। माँ, हम आपकी बात हमेशा मानते हैं, एक बार तो हमारी बात मान लो। हमने तो अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिया। कहा है ना, एग्जाम के पहले रिवीजन का अच्छा मौका मिल जाता है। मनोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। थोड़ी इम्पोर्टेंट है, साइड में आना। तुम्हें कुछ बोलना है या नहीं? हमारा टाइम वेस्ट ना करो। मनोज, हम तुम्हारे लिए लाए थे चॉकलेट। मनोज भैया, अब तो हमें लगता है कि ये तो तुम्हारा चुम्मा भी लेकर रहेगा। क्या मस्ती कर रहे हो? समझ में नहीं आता है क्या? निकलो यहाँ से। घूर क्या रहे हो बे? निकलो। चल यार, खजूर देख लेंगे। अबे सूरज, एक बात बता, ये जो तुम मनोज जैसे लड़कों को खुलेआम चॉकलेट देते फिर रहे हो, इससे लोग तुम्हें खजूरी बोलेंगे। हम लड़की है, लड़की। हम जिसे पसंद करते उसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी माँ ने हमारे साथ। धीरज, सुमन आंटी बुला रही है। बहुत हो गया, मुझे आज क्रिकेट के लिए मारा। अब मैं और नहीं सहूंगा, मुझे कुछ करना होगा। तू कुछ करेगा तो अंकल आंटी पे क्या बीतेगी? देख सूरज, मैंने अपना सीक्रेट सिर्फ तुझे बताया, इस बात की घर में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने तेरा सीक्रेट रखा है, अब तू कसम खा कि तू मेरा सीक्रेट भी सीक्रेट रखेगी। कहीं लड़की की तरह उल्टी मत कर देना, खा कसम मेरी। तू ऐसी बातें मत कर धीरज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। धीरज, धीरज, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है ये लड़का। इधर आओ, घर में कितने काम पड़े? हाँ, आ रहा हूँ। देख, याद रखना, प्रॉमिस नहीं तोड़ना। अरे, तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ये लो, सब्जी ले आओ और सत्यम टेलर के पास भी चले जाना। पूछना सलवार कमीज बन के तैयार हुआ है या नहीं। सलवार कमीज? लड़की के कपड़े हमारे लिए? और नहीं तो क्या, हमारे लिए। एक रिश्ते की बात चल रही है तुम्हारे लिए। लड़के के घर वाले तुमको देखने आने वाले हैं। अब ज्यादा सोचो मत, तुम जल्दी ही एक लड़की की तरह जिंदगी जी पाओगे। जाओ। देखा आपने किस तरह एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी इज्जत बचाने के लिए इस तरह डेस्परेट हो गई कि उसने अपनी बेटी को एक लड़के की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। खैर, पुलिस सूरज और धीरज को बेसब्री से ढूंढ रही थी, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि उनमें से एक
लड़की है, लड़का नहीं। इसी बीच उस मिस्ट्री गर्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें 2 लोग के सीमन सैंपल मिले और एक इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम मिला। इसका मतलब यह है कि उसके साथ 3 लोगों ने रेप किया था और उसके नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस भी मिले। मतलब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, खास करके तब। उस मिस्ट्री गर्ल की लाश मिले हुए 3 दिन हो गए थे और अभी तक किसी ने भी उसके लिए मिसिंग कंप्लेंट नहीं की थी। इसलिए पुलिस ने सोचा कि 5 जनवरी की रात से लेकर 6 जनवरी के सुबह तक का डम डेटा निकाला जाए। तभी सरोज ने सूरज के लापता होने पर हंगामा किया पुलिस स्टेशन पर। 36 घंटा हो गया साहब शिकायत दर्ज किए हुए। कोई बताएगा हमको हमारा बेटा कहाँ है? मैडम तहकीकात चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको कॉल करेंगे। हमको बस हमारा बेटा चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया तो जब तक आप उसको ढूंढ के नहीं लाते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अपने पति को भेज दीजिए। हाँ? हमारा तलाक हो चुका है साहब 14 साल पहले। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात से हमारे पति का क्या लेना देना है साहब? लेना देना है? आप उनका नाम और डिटेल्स बताइए। उनका नाम महेंद्र गौड़ है, बरेली में रहते हैं। सूरज अपने पिता से मिलता था? कभी कभी। आपने पता किया कहीं वो उनके पास तो नहीं चला गया? तो हमारा सूरज उनके पास कभी नहीं जाएगा साहब, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, अब आप जाइए। जब तक आप उसको ढूंढ के नहीं लाते हम यहीं रहेंगे। पूजा चलिए चलिए। शर्मा, तुम महेंद्र गौड़ से जाके मिलो और सूरज की इंफॉर्मेशन उसके दोस्तों और पड़ोसियों से निकालो। सर, मैडम सूरज और धीरज दोनों एक साथ ही उठते बैठते थे, अच्छे दोस्त थे। बाकी सूरज किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। सूरज ने हमें प्रपोज करने की कोशिश की थी, स्कूल में सबको पता है, और स्कूल में सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। सब उसे खजूर खजूर चिढ़ाते थे। मैडम सरोज के पति को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन एक आध बार उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बड़ा ही अजीब लड़का था, स्कूल में सब मजाक उड़ाते थे उसका। कई बार धीरज के कहने पे हम दोनों ने उसकी मदद भी की थी। मैडम सूरज और धीरज ना दोनों ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहते थे, इसलिए वो धीरज पे बहुत गुस्सा भी करती थी और मारती भी थी उसको। लेकिन धीरज सूरज का हमेशा साथ देता था, और अगर ये दोनों गायब हुए हैं तो साथ में ही होंगे। हाँ साहब, हमारा ही नाम महेंद्र गौड़ है, लेकिन सरोज से हमारा कोई बेटा नहीं है। पर आपकी पत्नी सरोज ने अपने बेटे सूरज की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। सूरज? नहीं साहब, अगर वो हमको बेटा दी होती तो हम उसको छोड़ के दूसरे से ब्याह काहे करते, बताइए आप। दरअसल 16 साल पहले हमारी उसके साथ एक बेटी हुई थी, फिर हमने उसको छोड़ के दूसरे से ब्याह कर लिया। हाँ, अगर किसी और से उसका कोई बेटा है तो हमको नहीं मालूम। तो लड़की का नाम सजनी था और अब तक उसकी उम्र लगभग 16 साल की होनी चाहिए थी, और सरोज को महेंद्र से कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था। जी सर, पर सरोज ने भी कोई दूसरी शादी नहीं। ये जरा सूरज का फोटो दिखाना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सूरज लड़का ही है? सच बताइए, सच्चाई क्या है? डॉक्टर, लॉयर और पुलिस, इन तीनों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। देखिए, अगर हमें आप पूरी बात नहीं बताएंगी तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? आप जितनी जल्दी सच बताएंगी हम उतना जल्दी सूरज को ढूंढेंगे। प्लीज। ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी लड़की को लड़के के कपड़े पहना दिए गए हैं। बताइए प्लीज। हाँ साहब, सूरज लड़की ही है। इसके पिता ने इसका नाम सजनी रखा था, मैंने बाद में बदलकर सुरीली रख दी। साहब, इसके पिता ने हमें घर से बेघर कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि जिस तरह हमारी बहन के साथ बलात्कार और हत्या हुआ था हमारी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसलिए जब हम मीरगंज आए, ये कुछ 7-8 साल की थी तब। ये सब हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा। हमारी फ्रॉक क्यों उतार दी? क्योंकि ये कपड़े और एक नया नाम तुमको सारी बुराइयों से बचाएगा। ये एक ताबीज की तरह है बेटा। हमारा नया नाम क्या है? आज से तुम्हारा नाम है सूरज गौड़, सूरज। और तुम एक लड़का। अब से अगर कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम कहोगे सूरज। क्या कहोगे? सूरज। सुरीली की कोई फोटो है आपके पास? हाँ साहब, हम उसके रिश्ते की बात चला रहे थे इसलिए खिंचवाई थी।
आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें पता है सुरीली कहाँ है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसे सबसे बचाने के लिए तो हमने इसे सूरज बनाया था। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हमने तो हमारी बेटी को हमको 6 बजे बाजार भेजा था। मंडी से सब्जी और सत्यम टेलर के यहाँ से सूट लाने भेजा था, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। ये धीरज और सुरीली दोनों दोस्त थे ना? उस दिन वो दोनों साथ में मार्केट गए थे, क्योंकि धीरज भी गायब है। सब सुरीली तो 6 बजे बाजार के लिए निकली थी और करीब 8 बजे हमने धीरज के रोने की आवाज़ सुनी थी। तो सुमन उसे डांट रही हमेशा की तरह। सब सुमन धीरज की सौतेली माँ है। सुमन से मुकेश को एक लड़की भी है। सगे सौतेले का फर्क तो हो ही जाता है साहब। कि घर की सारी बातें धीरज सुरीली को बताता था। क्या धीरज को पता था कि सूरज सुरीली है, यानी कि लड़की है? नहीं साहब, हमारी बेटी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। पुलिस ने एक तीर से 2 निशाने मारे थे, मतलब 2 केसेस सॉल्व किए थे। उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि सूरज कहाँ था, क्योंकि सूरज ही सुरीली था। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं मालूम था कि धीरज कहाँ है। ये लड़का 5 तारीख को आपकी दुकान में आया था सूट लेने के लिए। हाँ हाँ आया था ये। इसकी माँ ने ना नाप दिया था और सूट भी तैयार था। ये उसी दिन लेकर चला गया। देखिए, अच्छे से सोच के बताइए, इस लड़के की हत्या हुई। देखिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। क्या आपको कुछ भी याद है? वो अकेले आया था या किसी के साथ था? इतना तो याद नहीं है साहब, और ठीक से देखा भी नहीं। सच बोल रहा हूँ साहब। राम खिलावन। अरे साहब, ये सब्जी का थैला, ये उस दिन आया था ना, तो काउंटर पर भूल गया था, और जब मैं देने गया तो अरे यार, अरे बेटा, ये आजकल के बच्चों को होश ही नहीं रहता। मैं चेहरा नहीं देख पाया साहब, और वो बाइक निकल चुकी थी तब। इस रोड पे आगे एक एटीएम है ना? हाँ हाँ साहब, है एटीएम। सर, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज। सर ये रहे, बाइक पे 3 लोग। सर इन दोनों को मैं पहचानता हूं। बोलो, क्या किया सुरीली के साथ? कौन सुरीली? हम किसी सुरीली को नहीं जानते। सूरज को तो जानते हो? लास्ट कब मिले थे उससे? स्कूल छूटने के बाद, दोपहर में। दोपहर को? ये देखो, फिर ये शाम के 6:30 बजे तुम्हारी बाइक पर तुम दोनों के बीच में ये कौन बैठा है? सूरज ही है ना? कहाँ जा रही थी तुम लोगों की सवारी? वो सर, हम बताना भूल गए। सर, शाम के वक्त सूरज हमें मार्केट में मिला था। हमने उसे घर तक ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, घर पे ड्रॉप कर दिया था। तो फिर शाम को 6:45 बजे से रात के 11:30 बजे तक हाईवे के पास पुरानी बावड़ी पर तुम्हारे फ़ोन की लोकेशंस क्यों दिखाई दे रही हैं? तुम दोनों सूरज के साथ वहीं पे थे ना? अब बताते हो या? नहीं सर। नहीं सर, हमने ड्रॉप कर दिया था उसे। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। शर्मा, एक काम करो, सुरीली की बॉडी पे जो सीमेंट के सैंपल मिले हैं, इनके सैंपल इन दोनों के सीमेंट के सैंपल से मैच कराओ, और फिर सबूत के साथ इनसे पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। सर, उस दिन शाम के 6 बजे के आसपास उसने हमें बताया कि सूरज लड़का नहीं, लड़की है। किसने बताया? अरे हमारा विश्वास करो, हम सही बोल रहे हैं। हमें बहुत समय से पता है सूरज लड़की ही है। लेकिन तू ये हमें क्या बता रहा है? क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। चाचा, वो हमारी ड्रेस। नाम बताइए। सरोज। सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे पता है पुराने कुएं के पीछे फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है शूटिंग के लिए। और तुझे पता है 1 घंटे के काम के 2000 रुपये मिल रहे हैं। 2000? सही है, पर हम नहीं आ सकते। माँ इंतजार कर रही होगी। अरे हमने तुम्हारी अम्मा से बात कर ली है, उन्होंने हाँ कह दी।
ये कहाँ गए? शूटिंग कहाँ चल रही है? अरे तुम शूटिंग वूटिंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि इसमें क्या है? माँ के कपड़े। नहीं। अरे देखने दो यार। ये तो सलवार सूट है और तुम्हारी अम्मा तो साड़ी पहनती है ना? हाँ वो देख, सुरीली को तुमने वहीं छोड़ दिया या फिर इस डर से कि वो तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे उसको मार डाला और उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया? नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा सर, सच्ची। शर्मा, इन दोनों को सुरीली के बलात्कार के जुर्म में बाल सुधार गृह भेजो। तो धीरज को तो बहुत पहले से पता था कि सूरज लड़की है, लेकिन सरोज के अनुसार धीरज को नहीं पता था कि वो लड़की है। इन दोनों के अनुसार सूरज ने उसे धोखा दिया, लेकिन सर कैसा धोखा? कहीं ये धीरज इस सुरीली से प्यार तो नहीं करता था? और ऐसा उस दिन क्या हुआ था कि धीरज ने सुरीली का सीक्रेट इन दोनों को बता दिया? यहाँ पुरानी बावड़ी में हाईवे के पास सुरीली का रेप हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुरीली की मौत रात के 2 से 3 के बीच में हुई है। और ये लड़के क्लेम कर रहे हैं कि वो वहां से 11:30 बजे निकल गए थे। जी सर, और उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी यही बताए कि आधी रात तक वो लोग अपने घर पहुंच गए। अगर ये मान लें कि इन दोनों लड़कों ने उसका मर्डर नहीं किया और रेप होने के बाद सुरीली हमारे थाने की ओर पैदल ही चली, तो उसे लगभग 1 घंटा लगना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, यानी 1:30 बजे तक, यानी सुरीली की मौत से आधे घंटे पहले तक। यस, तो फिर सुरीली के साथ आधे घंटे में क्या हुआ? पुलिस जल्द से जल्द इस केस के तह तक पहुंचना चाहती थी। उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि सुरीली के बॉडी में जो सीमेन सैंपल्स मिले वो अमित और पंकज के थे, पर सुरीली का तीसरा रेपिस्ट जिसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया था वो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस ने पुलिस स्टेशन के आसपास का जो डंप डेटा निकाला उससे उन्हें पता चला कि वहां पुलिस कर्मचारियों के अलावा रात के 2 से 3 बजे के आसपास 4 और लोग मौजूद थे। इनमें से 2 नंबर्स तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए विजिबल थे। इसका मतलब ये था कि वो ट्रैवल मोड पे थे, वहां से बस गुजर रहे थे। तीसरा नंबर सरोज का था क्योंकि वो वहां कंप्लेंट फाइल करने आई थी, और चौथा नंबर किसी गिरीश पाठक का था। रीमा जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है। लाए। थोड़ा पानी दीजिए। आ गई महारानी। घर का सारा काम होने के बाद इसकी छुट्टी तो आज हम करते हैं। जी गिरीश पाठक जी, चलिए, बचा हुआ खाना हमारे साथ खाने में गई क्या जो लेने। अरे अरे सर रुकिए तो सही। क्या इन्होंने? बलात्कार और खून। नहीं, हमारे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 6 तारीख को इन्होंने एक 16 साल की लड़की का बलात्कार और खून किया है, वो भी हमारे थाने के पास। जल्दी बता, टाइम वेस्ट मत कर। सर, उस रात हम काम से लौट रहे थे अपनी कार में। अंकल प्लीज मेरी मदद कर दी प्लीज। क्या हुआ बेटा? हमारे 2 दोस्तों ने और वो ट्रक अंकल ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज हमें घर पहुंचा दीजिए। आप घबराओ नहीं, आप गाड़ी में बैठो, चुप हो जाओ, पानी पियो। बेटा, मुझे लगता है आपको पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए। आप घबराओ नहीं, कोतवाली यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, हम अभी पहुंच जाएंगे। कहाँ हो? कब तक आओगे? रीमा, हम ओवर टाइम कर रहे थे, हमें थोड़ा लेट होगा। आजकल बहुत ओवर टाइम करने लगे हो। सही टाइम बताओ, कब तक आओगे? रीमा, हमको तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। और हेलो रीमा, बेटा ये बैरिकेड के आगे, थोड़ा आगे ही पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ और उनसे कहो कि आपकी कंप्लेन नोट करें और आपके पेरेंट्स को भी फोन कर दें। नहीं अंकल, प्लीज आप भी चलो ना। हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। प्लीज चलिए ना अंकल। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अंदर जाइए, आप जब तक अंदर नहीं पहुंचते हम यहीं खड़े रहेंगे।
या फिर कार में तूने उसका रेप किया और हमें कहानी सुना रहा है? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपनी मम्मी से बात करना चाहती थी। उसने हमसे यह भी कहा कि वो फोन करके मम्मी को बुला रही है पुलिस स्टेशन। हमने तो खुद अपना फोन उसको दिया था बात करने के लिए। सूरज, हेलो 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 माँ, मम्मी, हेलो। हम सच कह रहे सर। अच्छा, तो सुरीली के पुलिस स्टेशन में एंट्री करने तक तू वहीं रुका था? जी सर, हम वहीं थे। झूठ बोलता है। सुरीली कभी यहाँ पहुंची ही नहीं, उससे पहले उसका मर्डर हो गया और वो तूने किया है। जब तुझे लगा सर हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार किया, ऐसा उसने खुद हमसे कहा। सर हमने कुछ नहीं किया सर। तेरी इस कहानी का सच तो हम पता लगा ही लेंगे। लेके जाओ उसे, अंदर डालो। इस सुरीली के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, इस गिरीश के डीएनए से मैच कराओ। और जो इसने ट्रक ड्राइवर वाली कहानी सुनाई ना, उसे जरा क्रॉस चेक करो। हो सकता है किसी ट्रक ड्राइवर ने ही रेप किया हो। और ये पुरानी बावड़ी से लेकर हमारे पुलिस स्टेशन तक जितने भी ढाबे हैं, टी स्टॉल हैं या ट्रक रुकने के जितने भी स्पॉट्स हैं, सबको चेक। साहब पुरानी बावड़ी से लेकर के ये कोतवाली के बीच में इकलौती हमारी यही चाय की दुकान है। जो लोकल ड्राइवर हैं साहब, वो अक्सर चाय पानी पीने के लिए यहाँ आते रहते हैं। 5 की रात या 6 की सुबह यहाँ किस किस की ट्रक रुकी थी, कुछ बता सकते हैं? साहब उस रात को तो हाँ कोई 2-3 ट्रक थे साहब। उस रात यहाँ किसी लड़की को देखे थे, 15-16 साल की लड़की? हाँ शायद एक ट्रक में हम एक लड़की चढ़ते थे, देखे थे साहब। वो लड़की किसके ट्रक में चढ़ी थी, कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, हम ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। हाँ लेकिन उन तीनों को जानते हैं साहब, क्योंकि वो तीनों जो हैं वो यहाँ चाय पीने के लिए अक्सर आते रहते हैं। उनका नाम है शंभू, सोनू और बबलू। तीनों लोकल हैं यहीं के? नहीं साहब लोकल नहीं है, उनमें से जो शंभू है वो लोकल है। ये शंभू कहाँ मिलेगा? नमस्कार सर, हम ही हैं शंभू सिंह। उस रात लड़की तुम्हारी ट्रक में आई थी? हाँ सर, वो क्या जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया वैसे पता नहीं वो लड़की कहाँ से ट्रक में आ गई। कौन हो भाई? चाचा प्लीज हमारी हेल्प कर दो। हमारे 2 दोस्तों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हम गोमती नगर में रहते, हमें वहां तक प्लीज छोड़ दीजिए। अरे नहीं बेटा, हम पहले ही लेट हो गए। हाँ वो गोमती नगर बहुत दूर पड़ता है, उल्टा मैं दिल्ली जाना है माल छोड़ने के लिए। ठीक है तो तुम कोई और गाड़ी देख लो, जाओ। और उसके बाद हमें दिल्ली निकलना था, हम दिल्ली गए और कल ही वापस आए सर। हमारे पास ना सारे टोल नाके की रसीद भी है सर। दिखाओ सर? दिखाओ सर, अभी दिखा दूँ सर। सर ये देखिए सारे रसीद है सर। सर सुरीली के नाखूनों में मुझे स्किन के ट्रेसेस मिले। वो अमित, पंकज, गिरीश या शंभू किसी से मेल नहीं करते। और शंभू के बयान को भी वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। वो उस रात सच में दिल्ली गया और उसी रूट से गया था जो उसने बताया। तो उस रूट पे जितने भी टोल नाके, उनके सीसीटीवी कैमरा में उसकी गाड़ी दिखाई दी है। लेकिन असली सवाल तो वही का वही है कि वो तीसरा रेपिस्ट कौन है जिसने कॉन्डोम पहनकर सुरीली का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। और ये तीसरा रेपिस्ट गिरीश हो सकता है, जैसा कि उसकी बीवी ने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया। हम नहीं करवाएंगे तुम्हारी जमानत और ना ही किसी को करवाने देंगे। तुम्हारी असली जगह ना ये सलाखों के पीछे ही है। झूठ बोला हमसे, ओवर टाइम का बहाना बनाकर। उस रात में तुमने यही किया ना उस बच्ची के साथ? हमने कुछ नहीं किया। और वो थाने के बाहर भी मौजूद था। और इसके अलावा ये सुरीली की माँ सरोज, वो भी थाने के बाहर मौजूद थी। ऐसा हो सकता है कि सुरीली का रेप होने के बाद वो गिरीश के पास से भागी और अपनी माँ के पास आकर मिली जब वो कंप्लेन लिखाने थाने में आ रही थी। सूरज, माँ, हमारे 2 दोस्तों ने और वो ट्रक के अंकल ने हमारे साथ इन्हीं सबसे तो बचाना चाहते थे हम तुझको, लेकिन आज तेरे साथ ये क्या फायदा हुआ हमारा जिंदगी भर इतना तकलीफ सहने का, जब यही अंजाम होना था। तो अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे हम?
सर जो बातें इस केस में सामने आई ऐसा हो भी सकता है। शर्मा, ये सुरीली के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले हैं ये सरोज के डीएनए से मैच करा के देख। सर धीरज दिल्ली में मिल गया। लोकल पुलिस उसे लेकर आती हूँ, शाम तक पहुंच जाएंगे। धीरज बेटा, 5 जनवरी की रात को क्या क्या हुआ था पूरी डिटेल्स बताओ, सब कुछ। हम अपनी सौतेली माँ से परेशान हो गए थे, इसलिए हमने भागने का प्लान किया। और उस दिन जब हम मंडी गए, शंभू ट्रक ड्राइवर को हमने किसी से बात करते हुए सुना था दिल्ली जा रहे हैं कि वो उस रात सामान की डिलीवरी के लिए दिल्ली जाने वाला है। तो तुम उस ट्रक में गए? नहीं, उस दिन हम घर से निकलने में देर हो गई थी और जब हम मंडी पहुंचे शंभू ट्रक ड्राइवर वहां से चला गया था, इसलिए हमने दूसरी ट्रक पकड़ ली। हाँ, हमने पता किया, तुम्हें 6 तारीख की सुबह 5 बजे लाल चौक से किसी दूसरे ट्रक ने पिक किया था, लेकिन तुम तो घर से 5 जनवरी की रात 11 बजे घर से निकले थे। फिर उन 6 घंटों में तुमने क्या किया? हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम जुगाड़ में लग गए थे ट्रक ढूंढने के। और फिर चलते चलते हम लाल चौक पहुंचे, वहां से हमने दूसरी ट्रक पकड़ी। बेटा मैं माफ कर दे बेटा, अब तेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे और आगे से करना भी नहीं है। अगर मैंने ये शिकायत सुनी कि धीरज को आप लोगों ने मारा पीटा है तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। जी सर अब हम धीरज को घर नहीं जा सकते। अभी नहीं, अभी इसका मेडिकल होगा। पूजा, धीरज ने जो अभी कहा है चटपटा लग रहा है, समथिंग मिसिंग। शर्मा, सुरीले के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले ना, इस धीरज के डीएनए से जरा मैच कराओ। और इसने जो वो ट्रक ड्राइवर वाली स्टोरी सुनाई ना, उसे भी क्रॉस चेक करो। जी सर। सर, धीरज ने हमें जो कहानी सुनाई वो झूठी है। मंडी से जब शंभू का ट्रक निकला तो वहां के एक लेबरर ने धीरज को ट्रक में चढ़ते हुए देखा है। सर जैसे शंभू ने बताया, वो गोडाउन से माल भरने के बाद करीब 1 बजे हाईवे की तरफ निकले। 1:30 बजे वो ढाबे पे पहुंचे तो 1:45 बजे सुरीली को मना करने के बाद वो वहां से निकला। तो सर इस पूरे वक्त धीरज वहां ट्रक में ही था। तो उसने हमें जो कहानी सुनाई लाल चौक तक चल के जाने और वहां से दूसरा ट्रक पकड़ के दिल्ली जाने की, पूरी तरह झूठी। सर डीएनए रिपोर्ट। तुम्हारे स्किन के ट्रेसेस हैं वो जो सुरीले के नाखूनों में मिले। इसका मतलब जानते हो ना? देखो बेटा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, शुरू हो जाओ, बोलो। हमने एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था। हमने किसी को नहीं बताया कि वो लड़की है, वो भी नहीं बताई कि हम अपनी सौतेली माँ की पिटाई से बचने के लिए दिल्ली भाग रहे हैं। लेकिन उस दिन जब हमारी माँ ने हमें क्रिकेट खेलने के लिए मारा, हमने सुरीली को सब सच बता दिया और ये बता दिया कि हम आज दिल्ली भागने वाले हैं। हमने सारी तैयारी भी कर ली थी, पर थोड़ी देर बाद सुरीली हमारे घर आई और हमारी माँ को सब सच बता दिया। चाची, आज रात को धीरज भागने वाला है। हमने उसे घर से निकलते हुए देखा था। तो तुम्हें सुरीली पर गुस्सा आया और इसलिए तुमने उसके लड़की होने की बात अमित और पंकज को बता दी। हमें नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ इतना गलत काम करेंगे। हम तो बस चाहते थे सब उसका मजाक बनाए। फिर जब हमारी बहन हमारे लिए खाना लाई, हम बाथरूम जाने का बहाना बनाकर घर छोड़कर भाग गए और मंडी जाके शंभू के ट्रक पर चढ़ गए। और जब सुरीली शंभू से मदद मांगने उसके ट्रक में आई तब तुम शंभू के ट्रक में ही थे ना? जी ठीक है। शंभू ने उसे अपनी ट्रक में बिठा लिया था, ये बोल करके वो उसे घर छोड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दूर सुनसान में एक ट्रक रोक दिया। ये हम कहाँ गए? बस मूड हो गया। फिर क्या हुआ? जब शंभू कपड़े पहनने लगा, सुरीली वहां से भाग गई। उसने एक कार को रोका और उसमें बैठ के चली गई। तब शंभू घबरा गया था और उसने कार का पीछा किया। लेकिन फिर जब कार ने पुलिस स्टेशन की तरफ टर्न लिया, शंभू घबरा गया था, उसने यू टर्न ले लिया। तब हम ट्रक से कूद गए। हमने सुरीली से बात भी की थी। सुरीली ने तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे माँ बाप को ये सब बताया था, तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि तुमने उसे धोखा दिया था। और सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, उसकी जान भी ले ली तुमने, जैसे बाल सुधार गृह बेचो। धीरज ने सुरीली के कंसर्न को धोखा समझा
और उससे बदला लेने के लिए उसने सूरज और सुरीली का राज सबको बता दिया। धीरज की नासमझी और उसके धोखे की वजह से भयानक हादसों की शुरुआत हुई। सुरीली का गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। धीरज के बयान के बाद पुलिस ने शंभू को पकड़ा जिसने सुरीली के साथ हुए रेप को कबूल किया, और गिरीश जिसने सुरीली की मदद की थी, पुलिस ने उससे माफी मांगी। इस तरह से पुलिस ने थाने के पास मिली एक गुमनाम लड़की की लाश का केस सॉल्व किया। एक माँ ने अपनी बेटी को यातनाओं से बचाने के लिए उसे जिंदगी भर लड़का बनकर रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन क्या हुआ? उसका भी क्या हश्र था? बजाय एक लड़की को लड़का बनकर एक दोहरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करें, उससे अच्छा होगा कि हम एक लड़की को किसी लायक बनाएं कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके, समाज में सम्मान के साथ सर उठाकर एक औरत की जिंदगी बिता सके। हम खुद अपनी बेटियों को सशक्त कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, ना कि डर की जिंदगी बितानी चाहिए। अपने घर के बेटों को जरूर ये सिखाना चाहिए कि हर औरत का सम्मान जरूरी है, और ये कि हर लड़की और लड़का आज एक समान एक स्तर पर है। तो एक संतुलित समाज की आशा करते हुए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन मिलूंगी आपसे फिर एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।